वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज हम चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले हैं, वर्क एनर्जी पावर। काफ़ी अर्से से हम इसकी वीडियोस बाद से नहीं बना पाए हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम ही नहीं मिल रहा था। हमारा लॉकडाउन जब दोबारा शुरू हुआ तो दोबारा टाइम मिल गया। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे। ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्या ग्रेविटेशनल या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और कैसे कन्वर्ट होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सही है। तो बिना टाइम ज़ाया करे हम लोग सबसे पहले चलते हैं वर्क की तरफ कि वर्क क्या होता है। तो जब आप वर्क की बात करते हैं फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ये है कि जब भी हम किसी चीज़ पे एक फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो होती है डिस्टेंस कवर करती है तो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे एक वर्क डन हुआ है। सही है। यानी यहाँ पे मैं एक बॉक्स पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉक्स बढ़ के आगे जा रहा है तो ये इसका मतलब क्या है, इस बॉक्स पे एक वर्क डन हुआ है। बॉक्स भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ और दीवार बढ़ के आगे की तरफ नहीं जा रही तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरी फोर्स तो लगी है लेकिन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है ज़ीरो हुआ। तो जब भी आप वर्क डन को डिफाइन करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि आप अगर किसी चीज़ पे कांस्टेंट फोर्स लगा रही हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो डायरेक्शन की तरफ किसी में मूव हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि बॉडी में वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन की कुछ टाइप्स होती हैं जिसको हम आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे वर्क डन का एक फार्मूला बताया गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सही है। अभी जैसे हमारे पास फोर्स है 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है 5 मीटर है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, 500 जूल, यानी 5 × 100। तो वर्क डन जहाँ भी कोई चीज़ की फोर्स लग रही है और कोई चीज़ मूव हो रही है तो वहाँ पे एक वर्क डन हो रहा होता है। नीचे जो हमारे पास जो पंचक्की होती है, जो चीज़ घूम रही होती है, यहाँ पे भी एक वर्क डन हो रहा होता है और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है और कांस्टेंट डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही होती है चीज़। तो आगे बढ़ते हैं इसकी और एग्जाम्पल देखते हुए। तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्क डन का फार्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा है, वो भी सही है। और उसका यूनिट जो होता है वो हमारा जूल होता है। सही है। अब वर्क हो, एनर्जी हो, पावर हो, नहीं वर्क हो एनर्जी दोनों हम लोगों की जूल्स में नापे जाते हैं, पावर्स का अलग होता है। तो आगे देखते हैं हमारा है क्या। अब देखें वर्क डन हमारा किस केस में ज़ीरो होता है। अब मैं अगर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो चीज़ जा रही है आगे की तरफ, अगर मैं पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो जा रही है चीज़ पीछे की तरफ। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर 90 डिग्री से परपेंडिकुलर बना के फोर्स लगा रहा हूँ तो वो चीज़ अपनी जगह पे ही रहती है। ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ हिलेगी ही नहीं क्योंकि हमारा वर्क डन जो है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। तभी अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हो तो हम लोगों का वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एफ डॉट डी लिखा था मैंने पिछली वाली डायरेक्शन में, या एफ मल्टीप्लाई बाय एस या एफ डॉट एस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हटने के बाद एक आ जाता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में अगर 90 डिग्री बन रहा हो तो मतलब ये है कि कॉस 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है। अब ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास एक क्वांटिटी ज़ीरो हो गई तो टोटल पूरा वर्क डन ही ज़ीरो हो जाता है। तो 90 डिग्री पे आपका कोई भी वर्क डन होगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें कहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होता है या कहाँ पे नेगेटिव होता है। अब जैसे देखें यहाँ पे हमारे बाल्टी के नीचे अगर फोर्स लगा रहे हैं या बाल्टी को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हम लोगों ने बोला यहाँ कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अब जैसे ये बंदा अपने सर के ऊपर एक चीज़ रख के लेके जा रहा है तो बंदा तो चल रहा है लेकिन चीज़ अपनी जगह पे ही है, उस पर फोर्स लग भी रही हो लेकिन 90 डिग्री पे लग रही है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो चीज़ मूव हो रही है। तभी यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ वर्क डन ज़ीरो है लेकिन इंसान जो चल रहा है उसका वर्क डन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, वो 90 डिग्री पे नहीं चल रहा। तो यहाँ पे एक डायग्राम से भी शो करवाया हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि आगे एग्जाम्पल क्या है। वर्क डन नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव वो होता है जब हमारे पास डायरेक्शन है 180 डिग्री की। 180 डिग्री का मतलब ये होता है कॉस जो 180 डिग्री होता है वो हमारा -1 हो जाता है। तो वही फार्मूला में रखा है एफ डी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू रखी है हमने 180 तो 180 हमारा होता है -1 और यहाँ पे आ गया -FD, यानी माइनस का वर्क डन हमारा 180 डिग्री पे होता है। और इसकी एग्जाम्पल हम लोगों के पास तस्वीर में मोशन में कुछ ऐसे मौजूद है जैसे कि हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो पीछे की तरफ जा रही हो। जैसे हम कुएं में एक तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं लेकिन पानी दूसरी तरफ से बाहर होता है तो वहाँ पे हम लोग एक तरह से नेगेटिव फोर्स लगा रहे होते हैं। तो एक चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए या पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हो दूसरा नेगेटिव में फोर्स उसका काम कर रही होती है। तो ये है चंद फोर्स के केसेस। और अगर हम लोग 0 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमारी पॉजिटिव फोर्स होती है। अब देखें अगर एग्जाम्पल दें पॉजिटिव फोर्स की तो हम किसी भी चीज़ को पुश करते हैं हॉरिजेंटल,
तो वो हमारे पास एक तरह का पॉजिटिव वर्क डन है। और अगर नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल दें, जैसे लिफ्टिंग करते हैं किसी को वर्टिकल, ये हमारी एग्जांपल है नेगेटिव फोर्स की। जैसे कि आपने पुली की डेरिवेशन में पढ़ा था कि एक तरफ से एक चीज़ नीचे जा रही है, दूसरी तरफ से चीज़ ऊपर जा रही है। तो वहाँ पे क्या है, फोर्स की डायरेक्शन उसके डायरेक्शन के 180 डिग्री अपोजिट है। तो ये थे कुछ वर्क के कॉन्सेप्ट, उम्मीद है समझ में आएंगे। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन जीरो कब होता है, मैंने सिंपल इसका शुरू में ही बता दिया था कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक दीवार पे और दीवार मूव ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है भाई, कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तब हमारा वर्क डन जीरो होता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में भी दिखाया हुआ है, तस्वीर में हम लोगों का क्या बोल रहे हैं भाई, अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है, सही है, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही या कोई हमारे पास वर्क डन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने बोला क्या, यहाँ पे पहली वाली जो बुक रखी है फिजिक्स की उसमें जीरो वर्क डन है। लेकिन मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ लगा रहा हूँ तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्क डन है, लेकिन इसमें वेलोसिटी, या हम लोग ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। और यहाँ दोनों बार वर्क डन जो होगा वो जीरो से ज़्यादा होगा अगर ये बॉडी मूव करती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कंप्लीट होता है। लेकिन अब बात आती है पावर की, कि हम लोगों ने वर्क तो कर लिया, लेकिन कैसे पता चलेगा किसका वर्क कितना ज़्यादा पावर है या किसने कितना ज़्यादा वर्क किया। तो वर्क का किस तरह पता चलता है, जब हम लोग पावर डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो हमारा पावर होता है। यानी फर्ज करें कि एक आपको एक वेट उठाना है और मुझे भी एक वेट उठाना है, लेकिन आप वो वेट उठा रहे हैं 5 बार 2 मिनट में, और मैं वो वेट उठाना 2 मिनट में 20 बार। तो मतलब ये है कि वर्क डन ज़्यादा मेरा है, क्योंकि वर्क डन हमारा डिपेंड कर रहा है डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना ज़्यादा वर्क कितने कम टाइम में या कितने चेंज ऑफ टाइम में किया। तो ये हमारा होता है वर्क डन। अच्छा भाई, पावर का यूनिट होता है वॉट। आप लोगों ने बल्ब में देखा होगा कौन ज़्यादा पावर का है, कितने पावर का बल्ब है, 25 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब। तो यहाँ पे आपकी पावर जो यूज़ हो रही होती है कि कितने आपकी एनर्जी लेगा, कितने आपके वोल्टेज लेगा, तो ये सब आपका पावर कहला रहा होता है। ओके, अब पावर की भी एग्जाम्पल ज़रा सी मिल जाए तो हम देख लेते हैं कि पावर हम लोग किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन होती है कि हमारा वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है एफ इंटू एस का। अगर हम लोग दोनों को डिवाइड दे दें टी से, तो हम लोगों का जो डब्ल्यू अपॉन टी होता है वो पावर बन जाता है, और एस ओवर टी हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो हमारा स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वो चेंज हो जाती है वेलोसिटी या स्पीड में। तो हम लोग पावर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, कि कितनी ज़्यादा फोर्स कितनी वेलोसिटी से लग रही है, तो वो भी पावर होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बड़ी पावर से मुक्का मारा है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस चीज़ की फोर्स और वेलोसिटी बढ़ गई होती है। या इसमें पावर ज़्यादा थी तो इसने ये काम ज़्यादा जल्दी कर लिया था, क्यों, क्योंकि उसकी फोर्स और वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। सही है, तो ये आपका होता है पावर का कॉन्सेप्ट। अब ऐसे ही कोई मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी का। आप एनर्जी और पावर में फ़र्क करना समझें कि एनर्जी जो है वो है, एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क, या एनर्जी इज़ अ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी की, कि भाई देखिए, मुझे एक बोतल उठानी है, आपको भी बोतल उठानी है, बोतल हम दोनों उठा सकते हैं। तो यानी हम दोनों के पास सेम एनर्जी है बोतल उठाने की, लेकिन कितनी ज़्यादा बार बोतल उठा सकते हैं वो हमारा डिपेंड कर रहा होता है पावर। सही है, तो एक चीज़ की कैपेसिटी होना वो एनर्जी कहलाता है, और लेकिन एक चीज़ को कितनी बार कर लेना वो हम लोगों को कहलाती है पावर। तो एनर्जी का यूनिट भी वर्क की तरह जूल ही होता है। कई तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी। एनर्जी की तो बहुत टाइप है, हम बचपन से हम एनर्जी टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इवन हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये भी हम लोग एक लाइन पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से बचपन में हीट के बारे में। और हीट हम लोगों का अगले चैप्टर होगा, क्योंकि 9 चैप्टर की वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस साल तो 9 चैप्टर रिड्यूस हो गया, तो मैं इंशाल्लाह अगले साल ही इसकी वीडियो बनाऊंगा, या अगली बार बना दूंगा। लेकिन पहले जो टॉपिक में है जो कवर है वो कवर करूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि एनर्जी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक एनर्जी ये आती है, हम लोग जो चल रहे हैं, हम लोग फिर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो हमें मोशन में लाने के काम आती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। A form of energy that a body in a motion possesses, it's called kinetic energy। अब जो भी चीज़ चल रही है, कोई हेलीकॉप्टर हो, कोई गोली हो, कुछ भी चल रहा है जिसमें मोशन आ रहा है, तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी का जरिया होता है। ओके, तो यहाँ पे दो टॉपिक मेन है, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इसका भी जल्दी से बता दे चलो। काइनेटिक एनर्जी, अब जब हम मोशन करते हैं तो हमारा कोई ना कोई मास होता है,
और जब मोशन हो रहा है तो उसमें मूवमेंट हो रही है, तो कोई ना कोई उसकी स्पीड या वेलोसिटी होगी। तो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज डिपेंड अपॉन मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। Either the mass or velocity moving in the increase kinetic energy also increase। यानी हम लोग ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी मास या वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी के स्क्वायर का प्रोडक्ट होती है। अब अगर बात करें हम लोग किसी की काइनेटिक एनर्जी की, कार की, यहाँ पे मैं फार्मूला दिखा दूंगा फिर से, 1/2 mv²। इसका यूनिट जूल होता है, सही है, जैसे वर्क डन का होता है। जैसे मैं कार की बात करूँ कि अगर एक तेज स्पीड में कार आ रही है या एक हल्की स्पीड में कार आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो टकराती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी टांग पे चोट आ सकती है, आप जख्मी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक साइकिल आके टकराती है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको हल्की फुल्की खरोच आ सकती है या आपका आपका पाँव दब सकता है बस। तो वहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ का मास कम हो और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, तब भी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर एक चीज़ का मास बहुत ज़्यादा हो, यानी मास उसका हो गया तकरीबन 1000 किलोग्राम और साइकिल का होता है तकरीबन 50 किलोग्राम, तो तभी वो चीज़ हल्की हो जाती है, चाहे उसकी वेलोसिटी सेम हो हमारी गाड़ी की वेलोसिटी से। अब जैसे मैंने सिंपल बोला कि भाई एक साइकिल आपको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराए और एक ट्रक आपको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराए, तो ट्रक तो आपको कुचल देगा, लेकिन साइकिल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मास बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, कि वेलोसिटी पे भी और मास के ऊपर भी, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आपके न्यूमेरिकल में। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। काइनेटिक एनर्जी का एक ये सवाल आता है कि भाई अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या होगा? अब देखें, फॉर्मूला कुछ ये है, 1/2 mv²। अगर वेलोसिटी, पहले मास की बात करते हैं, अगर मास डबल होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि 2m हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी डबल होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है हमारे पास वो क्या है, स्क्वायर की शक्ल में, तो अगर 2 होती है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो यानी अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाती है। तो ये रिलेशन होता है और ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब सॉरी, वेलोसिटी डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब अगर डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो गई। अगर ट्रिपल हो जाए तो वी स्क्वायर की जगह अगर 3 आ जाए तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 टाइम बढ़ जाएगी। इतना फ़र्क होता है काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से। फिर आगे चलते हैं भाई, देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब आप लोगों ने ये देखा होगा, अगर मेरे पास एक कोई चीज़ रखी हुई है, सही है, अब जैसे ये पत्थर रखा हुआ है, ये तो यहाँ बहुत बड़ा पत्थर दिखा है, एक छोटा सा पत्थर रखा है, मैं उसे छोड़ रहा हूँ हाथ से पकड़ के पाँव के ऊपर, बहुत हल्का सा लगेगा। लेकिन अगर वही पत्थर 3 मंजिला की ऊंचाई से मेरे पाँव पे गिर रहा है, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा जोर की लगेगी। क्यों? ज़ाहिर सी बात है, पत्थर वही था, मास वही था, वो चीज़ ज़रा सी ऊपर से गिर गई तो बड़ी ज़ोर की गिरी। या अगर हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल अगर हल्की सी ऊंचाई से गिर जाए या आपके हाथ से ज़रा सा छूट के गिर जाए ज़मीन पे, तो आपका ये है, एक मोबाइल चलना बंद भी हो सकता है, उससे थोड़ी बहुत खरोंचें भी आ सकती हैं। लेकिन एक मोबाइल अगर छत से गिर जाए तो वो बिल्कुल से टूट जाता है। तो यानी कोई ना कोई तो एनर्जी है जो उसको स्टोर हो रही होती है एक हाइट पे। तो वो एनर्जी जो हाइट पे स्टोर हो रही होती है वो हमारे कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये पत्थर रखा हुआ है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हुई, जितनी ज़्यादा हाइट होगी इसमें उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और ये एनर्जी कहलाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy that could result in the exertion of a force which over the distance. Energy of a count their position. Store energy in most common gravitational potential energy. सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाते रहेंगे या मास कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, तो इसे यहाँ पे हाइट से फर्क पड़ता है। इसका फार्मूला होता है mgh। अगर आगे हम देखें तो ये रहा भाई, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने सिंपल बता दिया कि mgh होता है। ये जो एनर्जी होती है अपनी पोजीशन या अपना जो हाइट होती है उस पर डिपेंड करती होती है, क्योंकि इसमें मास और ग्रेविटी कांस्टेंट होते हैं। और इसका फार्मूला होता है mgh, सही है, मास ग्रेविटी इनटू हाइट, सही है। इसका भी यूनिट क्योंकि एनर्जी है तो जूल ही होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के पास और क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी हम लोग एनर्जी यूज़ करें जो हमारी ग्रेविटी फील्ड में, वो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, जो हमारी हाइट पर डिपेंड कर रही होती है। वही जो मैंने बताया वही चीज़ है, बस इसको अलग से टॉपिक में डिफाइन किया हुआ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरे हों, तो ये भी वही चीज़ है। थोड़ा सा अलग होता है हमारा
वही चीज़ बिल्कुल सेम सेम स्लाइडों में सेम सेम इस बात से आता हूँ कि आपको फार्मूला याद हो जाए। एमजीएस का फार्मूला होता है, जो जस्ट स्लाइड को देखता रहेगा, वीडियो को बार बार देखेगा, उसको तो ये चीज़ याद ही हो जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा फ़र्क आता है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब इलास्टिक में क्या होता है, जब हम एक इलास्टिक को खींचते हैं तो उसमें भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जितना ज़्यादा खींचते रहते हैं उसमें उतना एनर्जी स्टोर होती रहती है। तो वहाँ पे जो चीज़ हमारे पास हाइट से यानी उसमें एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे हाइट से नहीं, यहाँ पे कंप्रेस मटेरियल से पता चलता है कि एनर्जी कितनी स्टोर हो गई। जैसे एक बात करें हम लोग एक स्प्रिंग की, स्प्रिंग जितना ज़्यादा दबा हुआ होता है उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी स्टोर हो रही होती है। सही है। तो यहाँ पे जो हाइट नहीं है, यहाँ पे स्टोरिंग है हमारा कंप्रेस मटेरियल की शक्ल में। और अगर आगे देखें, यानी इसमें अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा स्प्रिंग हम लोगों का कंप्रेस होता रहेगा उतना एनर्जी स्टोर करता रहेगा, और जब उसको छोड़ा जाएगा तो वो रिलीज़ होगा और उसकी एनर्जी जो हमारे फॉर्म में होगी उस फॉर्म में वापस आएगी। तो यहाँ पे हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गया। तो आगे जो एक और बात है, वो जो मेन जो टॉपिक है, अब ये टॉपिक ज़्यादा वैसे 90% मैट्रिक में तो इतना यूज़ होता नहीं है, लेकिन ये देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तभी मैंने बुक की तस्वीर डाल दी। हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो होता है, कभी भी एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाऊं तो यही हमारा लिखा हुआ है। ये हमारा आखिरी टॉपिक होता था, लेकिन मैं पहले उसको लिया है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर सब हमारा यही बताता है कि मैटर भी क्रिएट नहीं होता ना डिस्ट्रॉय होता, बट ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म से अनदर। ऐसी एनर्जी भी कभी क्रिएट नहीं होती ना कभी डिस्ट्रॉय होती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, या उसमें कोई लॉसेस होते हैं, लेकिन हम लोग वो लॉसेस नहीं डिफाइन कर सकते होते हैं। अब हम लोग ये बोल सकते हैं बिग पिक्चर द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो वो जल के क्या होती है, मैटर उसका कन्वर्ट हो जाता है। अगर से पेपर है, वो जल के राख बन गया, लेकिन उसकी आधी एनर्जी क्या हो गई, हीट शक्ल में चली गई, आधी एनर्जी कहीं और ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह मैटर का भी ऐसे ही होता है, एनर्जी का भी ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो इंटर कन्वर्जन एनर्जी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने एक बॉल रखी है भाई, एक बॉल पे की ऊपर से हम लोगों ने, जिसकी हमारे पास एनर्जी थी पोटेंशियल मैक्सिमम, क्योंकि वो एक हाइट पे थी। अब वो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी हमारी हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ती जाएगी। आखिरी पोजीशन में पहुंच के उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाएंगे, लेकिन हमारी पोटेंशियल एनर्जी से चीज़ कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये कहलाता है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। और इसको हम लोग शो करवाते हैं कि लॉस जो होता है पोटेंशियल एनर्जी में से, ऊपर से जो नीचे गिर रही है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, वो गेन करता है काइनेटिक एनर्जी को। और एम जी एच बराबर होगा 1/2 एम वी स्क्वायर के, और ये हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसका अक्सर टीचर पढ़ाते ही नहीं है और आगे छुड़वा देते हैं। यहाँ पे एक तस्वीर दी हुई है भाई, दिखा रहे हैं अगर एक बंदा ऊपर काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और फिर जब नीचे आ रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी से जो कन्वर्ट हुआ था वो पोटेंशियल एनर्जी में इस जगह पे वो वापस कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। फिर हमारा आखिरी टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी नॉट डिस्ट्रॉय बट इज ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, वही जो मैंने सिंपल बताया था। फिर हमेशा जो भी होगा, याद रखिएगा, एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म हो रही है एक जगह से दूसरी जगह में, तो टोटल एनर्जी जो अगर कैलकुलेट हो पाएगी थ्योरेटिकल, वो आपकी पूरी परफेक्ट एनर्जी होगी। यानी जो आपका चेंज आया सिस्टम में, वो जो आने के बाद जो चेंज आया है उस सबको अगर ऐड कर दें तो आपकी एनर्जी हमेशा रिमेन सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब है हमारा एमसीक्यूज टाइम। एमसीक्यूज टाइम में हम लोगों का बोला जा रहा है कि द एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग वो क्या कहलाती है, या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क हमारी क्या कहलाती है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर। ये क्या चीज़ थी, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इट्स डबल, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी उसकी। और नीचे दी में आपको फोर्स और डिस्टेंस, तो क्या होगा वर्क डन, और फोर्स और वेलोसिटी तो क्या होगी पावर। इन सारे हमारे एमसीक्यूज़ का मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर ये आपने वीडियो देखी है, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस एमसीक्यूज़ का आप मुझे आंसर दें कमेंट सेक्शन में, या मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जिस तरह से आप देना चाहें। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक और शेयर माय वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्टडी। अल्लाह हाफिज़।